हिंदी हमारी मातृभाषा है पर राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? हिंदी हमारी मातृभाषा है पर राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? ये सवाल मेरे साथ साथ और भी उन व्यक्तियों का होना चाहिए जिनको हिंदी से लगाव है कि आज के दिन, आज 14 सितंबर है, आज के दिन हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये विश्व हिंदी दिवस का इतिहास आया कहाँ से? क्यों लोग आज के दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? और आखिर राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है? ठीक है, कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है लेकिन राजभाषा घोषित किया गया संविधान के अंदर, क्यों? इन डिफरेंसेस के बारे में हम थोड़ी देर के बाद जानेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम यदि चर्चा करें हिंदी के बारे में, ठीक है, तो हिंदी के बारे में एक कविता है जो फेमस कविता है, ठीक है, कि हिंदी की महत्ता को तुम कम ना आंको, भाषा के आधार पर देश को ना बांटो। ये क्यों कहा गया है कि भाषा के आधार पर? ठीक है, कई बार देश का बंटवारा हो चुका। सबसे पहले आंध्र प्रदेश अलग हुआ, फिर महाराष्ट्र मराठियों के लिए, गुजरात गुजरातियों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से भाषा के आधार पर जब देश बंटने लगा तब ये कविता लिखी गई कि हिंदी की महत्ता को तुम कम ना आंको, भाषा के आधार पर देश को ना बांटो। हिंदी है भारत का अभिमान, दक्षिण हो पश्चिम सब मिलकर करो इसका सम्मान। देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, भारत की भाषा को हिंदी के रूप में पहचाना जाता है। इस हिंदी दिवस पर बस यही है नारा, हिंदी अपनाकर लाओ देश में उजियारा। ठीक है, तो हिंदी की महत्ता को बताती हुई ये कविता, ठीक है, कि हिंदी के दर्द को बताते हुए कविता कि भाषा के आधार पर जब देश बंटने लगे, ठीक है, भाषा के आधार पर कई बार देश का बंटवारा हुआ, कई बार अलग अलग राज्य बने। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यदि हम बात करें हिंदी दिवस के बारे में तो 1918 में सृजनपति तिवारी ने इसे जनमानस की भाषा कहा था। अब जनमानस की भाषा मतलब आम व्यक्ति जिसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आम व्यक्ति जो जन जन तक इस भाषा के माध्यम से अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए सृजनपति तिवारी ने इसे जनमानस की भाषा कहा था। यदि 1947 यानी हम जब आज़ाद हुए उसके बाद देखें तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की, जिनमें काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने मेहनत की कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने पूरे भारत में यात्राएं की, लोगों को मनाया, ठीक है, कि हिंदी के प्रति जागरूक हों लोग, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ठीक है, अब बात करते हैं 1949 से कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, और इसके बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। अब देखिए 14 सितंबर ये डेट क्यों थी? सबसे पहली चीज़ तो संविधान सभा में 14 सितंबर को उसको राजभाषा बनाया गया था। दूसरी चीज़, 14 सितंबर को हिंदी के जो पुरोधा थे, ठीक है, उनका नाम था व्यवहार राजेंद्र सिन्हा, उनका 50वां जन्मदिन था और उन्हीं के उपलक्ष्य में, उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आज का जो दिन है वो विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब हम भारत की राजभाषा नीति की बात करें तो 1950 से लेकर 1965 तक भारत की राजभाषा नीति काम कर रही थी कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया गया था तब ये बोला गया था कि आने वाले 15 साल तक, यानी पहले 5 साल फिर 10 साल तक राष्ट्रपति जो हैं, ठीक है, राष्ट्रपति एक आयोग बनाएंगी। ठीक है, उस आयोग में हिंदी के उत्तरोत्तर विकास के लिए चर्चा की जाएगी और 1965 तक अंग्रेजी को एज अ लैंग्वेज, एज अ राष्ट्रभाषा रखा गया। ठीक है, लेकिन 1965 के बाद भी वो चीज़ें सफल नहीं हो पाई। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो काम था वो आज भी अधूरा है। हिंदी आज भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, जब बात करते हैं अनुच्छेद 344 की, ठीक है, तो अनुच्छेद 344 में ये कहा गया था कि 15 वर्ष तक राष्ट्रपति एक आयोग बनाएंगे जो अन्य बातों के साथ साथ संघ का मतलब यहाँ पर भारत देश से है कि सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में बात करेगा। ठीक है, आयोग। लेकिन 1965 के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बात जब 1965 की आई तब 1965 में 15 वर्ष हो चुके थे संविधान को बने हुए, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजी को नहीं हटाया गया और अनुच्छेद 334 के 3 में संसद को यह अधिकार ये दे दिया गया कि 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के बारे में संसद जो व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया। बात है 26 जनवरी 1965 की, ठीक है, कि जब संसद में प्रस्ताव पारित किया गया कि हिंदी को सभी सरकारी कार्यों में उपयोग किया जाएगा।
ठीक है। उसके साथ साथ अंग्रेजी का भी सह राजभाषा के रूप में उपयोग किए जाने का प्रावधान किया गया, ठीक है। कि 1965 में ये तो बोल दिया गया कि हिंदी को क्या बोला कि सभी सरकारी कामों में यूज़ किया जाएगा और अंग्रेजी जो होगी वो सह राजभाषा के रूप में काम करेगी। लेकिन 1967 में सन 1967 में संसद में भाषा संशोधन विधेयक लाया गया, ठीक है। भाषा के संशोधन का एक विधेयक लाया गया जिसके बाद अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया। यानी कहने का मतलब अंग्रेजी अब हमारे लिए कंपल्सन बन गई, मजबूरी बन गई कि आज हम यदि बाहर जाते हैं यहाँ से तो अंग्रेजी सीखना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है, ठीक है। आप बाहर की बात क्या करते हैं, आप यहाँ से साउथ में चले जाइए, ठीक है, वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती, हमको तमिल नहीं आती। ये क्षेत्रीय लैंग्वेज का डिफरेंसेस है कि वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती और हमको तमिल नहीं आती। अब हमारे बीच में मीडिएटर लैंग्वेज क्या होनी चाहिए जिससे हम दोनों एक दूसरे की भाषाओं को समझ सकें, तो अंग्रेजी है, ठीक है। अंग्रेजी हमको भी थोड़ी बहुत आती है और साउथ में भी अंग्रेजी आती है लोगों को, तो अंग्रेजी हमारे बीच में एक मीडिएटर बन गया, एक माध्यम बन गया संचार का, ठीक है। लेकिन क्यों बना संचार का माध्यम, क्यों संचार का माध्यम बनने दिया गया अंग्रेजी को? क्योंकि हमने हिंदी को इतना लाइटली ले लिया कि 1967 में जब भाषा संशोधन विधेयक आया तो अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया। यानी आपसे अंग्रेजी नहीं आ रही है तो आप अंग्रेजी सीखिए। यदि आप हिंदी को अनिवार्य कर देते तो जिनसे हिंदी नहीं आती वो हिंदी सीखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि 5 दिसंबर सन 1967 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, जब उन्होंने देखा कि हिंदी के पक्ष में विरोध चालू हो गए हैं तब उन्होंने बोला कि हम इस विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे। पर पता नहीं कब उन्होंने चर्चा किया, कब नहीं किया, कुछ ऐसा हुआ नहीं आगे चल के, ठीक है। जब हम बात करते हैं 1990 की, 1990 की, तो उस समय एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसमें था राष्ट्रभाषा का सवाल, ठीक है, कि हिंदी के ऊपर था वो बुक, ठीक है, जिसको लिखा था शैलेश मटियानी जी ने, कि राष्ट्रभाषा का सवाल। शैलेश मटियानी जी ने उसमें ये कहा था कि हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मना रहे हैं? जब हम हिंदी को इतनी प्रोग्रेस नहीं दे पा रहे हैं तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का कारण क्या है? तब प्रेम नारायण शुक्ला जी ने, ठीक है, इलाहाबाद के अंदर हिंदी दिवस के दिन इस बात का जवाब दिया और उन्होंने बोला कि हिंदी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण निर्णय थे हिंदी भाषा से रिलेटेड वो 14 सितंबर को ही लिए गए थे, ठीक है, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शैलेश मटियानी जी उनकी इस बात से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने बोला कि यदि आपको इसको मनाना है तो आप इसे राष्ट्रभाषा दिवस या राजभाषा दिवस के रूप में मनाइए। हिंदी दिवस के रूप में मनाकर आप लोग आडंबर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये संघर्ष लगातार जारी है और आज भी बहुत से लोग हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संघर्षरत हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ कठिनाइयों की वजह से हिंदी आज भी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन पा रही है, ठीक है। आज भी हम लोग अंग्रेजी को महत्व दे रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजी भाषा की महत्ता कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, ठीक है, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। आज अंग्रेजी लोगों के नस नस तक घुस चुकी है, नस नस तक व्याप्त है आज, ठीक है, छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े लोगों तक अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। यदि आपको अंग्रेजी नहीं आ रही है तो आपको कुछ नहीं आ रहा है। यानी हमारे साथ एक माइंड गेम खेला जा रहा है, ठीक है, अंग्रेजी को लेकर कि अंग्रेजी का इतना बड़ा हवा बना दिया गया है, ठीक है। आप बड़े एमएनसीज पर जाते हैं जहां पर आपको नौकरी करना है, आपका इंटरव्यू इंग्लिश में हो रहा है, सब्जेक्ट्स इंग्लिश में आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि इंग्लिश सीखना अब आपकी कंपल्सन है, आपकी मजबूरी है कि आपको इंग्लिश सीखना ही होगा। अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के पहले सवाल पर कि आखिर राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, ठीक है, क्यों हिंदी राजभाषा बस है, ठीक है, राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई? तो राष्ट्रभाषा का सिंपल सा मतलब होता है कि समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, कि पूरे भारत देश में जो भाषा का यूज़ किया जाएगा वो राष्ट्रभाषा होगी, अर्थात आम लोगों की भाषा, ठीक है, जो समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का, यानी कहना चाहिए संचार का साधन होगी, ठीक है। राष्ट्रभाषा शब्द संवैधानिक शब्द नहीं है, ये एक प्रयोगात्मक शब्द है, ठीक है, संवैधानिक शब्द नहीं है। कहने का मतलब ये जन मान्यता प्राप्त भाषा है कि लोगों के, आम लोगों की जब भाषा होगी तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो संवैधानिक शब्द नहीं है। लेकिन राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं परंपराओं के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है, ठीक है, कि कैसे कि सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की राष्ट्रभाषा यदि बना दिया गया तो सांस्कृतिक स्तर पर जोड़ने का काम करेगी देश को, ठीक है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है कि देश के लिए जो भाषा यूज की जा रही है वो राष्ट्रभाषा है, ठीक है, तो देशव्यापी और विस्तृत, ठीक है। अब इसका रूप लचीला भी होता है और इसे जनता जो है अपने अनुसार किसी भी रूप में ढाल सकती है, या तो इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखें इसमें तो हमारे देश भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है,
सबसे पहला सीधा सटीक आंसर कि भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारे देश की सिर्फ राजभाषा है। अब हम आगे देखेंगे कि राजभाषा क्या होती है। ठीक है, हमारे देश की संपर्क भाषा और राजभाषा हम कह सकते हैं दोनों ही हिंदी है। ठीक है, अब हम बात करें राजभाषा, तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ जो होता है राजकाज की भाषा, यानी राजकीय कार्यों में जो भाषा का यूज किया जाएगा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। ठीक है, अब यदि राजभाषा की बात करें तो जब राजाओं और नवाबों के ज़माने में इस भाषा को दरबारी भाषा कहते थे कि राज में दरबारी जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वही उनकी राजभाषा कहलाती थी, क्योंकि वो भाषा सिर्फ क्या समझेंगे, वहाँ दरबार में रहने वाले लोग, राजा के लोग, वो इस भाषा को समझेंगे। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राष्ट्रभाषा को हमने क्या कहा था कि संवैधानिक शब्द नहीं है, लेकिन राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। ठीक है, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था और इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है जिसके साथ छेड़छाड़ करना, ठीक है, छेड़छाड़ या प्रयोग नहीं किया जा सकता। और इसके साथ वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यालयों एवं हिंदी भाषी राज्यों में राजकाज हिंदी में ही होता है। ठीक है, सरकारी कार्यालयों में हो या तो फिर जो हिंदी राज्य हैं, ठीक है, जहाँ पर हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, लाइक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। लेकिन अन्य राज्य जो हैं, जो अलग अलग भाषाई राज्य हैं, जैसे मैं बात करूं गुजरात, तो वहाँ की राजभाषा गुजराती है, महाराष्ट्र मराठी है, ठीक है, पंजाब में पंजाबी, तो आंध्र प्रदेश में तमिल। तो इस तरीके से भाषा जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजभाषा है। ठीक है, तो हिंदी राजभाषा तो है लेकिन संपूर्ण देश में ये राजभाषा नहीं है। तो ये समस्याएं हमारे हिंदी के साथ हैं। तो मेरे साथ साथ, ठीक है, और भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, ज़रा इस पर विचार करें कि हिंदी हमारी मातृभाषा होने के बावजूद भी राष्ट्रभाषा अब तक क्यों नहीं हो पाई और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, ये सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। ठीक है, कि क्यों ना हम हिंदी का सम्मान करें। और इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जिन जिन देशों ने अपनी मातृभाषा का सम्मान किया आज वो देश चरम पर हैं। ठीक है, आज अमेरिका ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, जापान ले लें, चाइना ले लें, कि यहाँ की राष्ट्रभाषा इनकी मातृभाषा ही है, लेकिन हमने अपनी मातृभाषा को पीछे छोड़ दिया और एक दूसरी लैंग्वेज, दूसरा भाषा जो है हमको डोमिनेंस कर रहा है, हमको दबाने की कोशिश कर रहा है और वो भाषा आज भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा चलन पर है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमको अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, मातृभाषा का सम्मान के साथ साथ हमको अपने मातृभाषा को सम्मान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, तभी हिंदी राजभाषा से उठकर राष्ट्रभाषा का स्वरूप ले पाएगी, अदरवाइज हिंदी राजभाषा ही बनी रह जाएगी। तो ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। जब सारे लोग इस चीज़ पर विचार करेंगे, सारे लोग इस चीज़ को सोचेंगे, सारे लोग जब इस पर वर्क करेंगे, तो एक ना एक दिन हिंदी दिवस मनाने का जो मेन मकसद है या जो मेन एम है वो सफल हो जाएगा। तो बस मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।